अब उसमें जब बातचीत हुई, मुझे इसके बारे में अध्ययन नहीं था। जेल में रहने में बड़ा फायदा है। 14 महीने में जो मैंने पढ़ लिया 140 महीनों में नहीं पढ़ सका। जेल जाने पर मौका ही नहीं। सुबह शाम घंटी बजती है, आना जाना, मिलना मिलाना, सामाजिक कार्य करना, किसी तो आप जानते हो कि टाइम ही नहीं मिलता। बेचारे अखबार पढ़ ले, घंटा डेढ़ घंटा, बड़ी बात है। तो जेल में फायदा तो बहुत है। सरकार की बिल्डिंग, सरकार का खाना और पूरा अपना पढ़ना, अपना ज्ञानवर्धन। इससे अच्छा मत बताऊं वहां जाने के बाद अखबार जो महापुरुषों ने किताबें लिखी, वो जेल में जाने के वजह लिख पाए। शायद जेल में होते तो वो भी महापुरुष इतने बड़े काम नहीं कर पाते। वो आलोक छुड़ाते हैं, अच्छा काम है, बेगुनाहों को जेल से छुड़ाना चाहिए। लेकिन जब तक बेगुनाह जेल में रहे उसका पूरा फायदा अगर हो तो इससे बड़ा फायदा नहीं होता। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हालात है कि उर्दू अखबारों में, उर्दू मैगजीन्स में मुसलमानों की दर्द की कहानी होती है। अब इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में कभी कभी आ जाती हैं, 2-4 वाक्य आ जाते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस मंगाने लगा, आप भी मंगाइए, तो इंडियन एक्सप्रेस पर कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में, स्टेट्समैन में कहीं कुछ मिलेगा नहीं। हिंदी अखबारों में तो 0.001% भी हमारे दर्द की, हमारे तलब की, हमारे तकलीफ की कोई वाक़या आपको नहीं मिलता। इसलिए हमारी नई नस्लें जानती नहीं। मैं 2002 में पार्टी का जिम्मेदार बना दिए कि कानपुर आया, हम लोगों ने पोस्टर लगा दिए, बर्रा में मेरा पोस्टर लगा दिया फोटो के साथ। तो हमारे मित्र की दीदी गई सब्जी खरीदने, तो कहने लगी इस आतंकवादी का फोटो आपने दीवार में लगा रखा। तो उसने आतंकवादी बोले हाँ, ये एटीएम को मारने वाला आतंकवादी है, एटीएम पाठक को मरवा दिया। फिर को केस पर लगा नहीं था क्योंकि जाहिर है वो फर्जी केस बाद में दूसरों पर लगा दिया, फिर को नहीं लगाया। तो उस बहन ने कहा भाई पर पाठक का केस नहीं, उनका बच गया, बहुत बड़ा आतंकवादी है, पुलिस डर के मारे इसके ऊपर नहीं लगाया, ये आतंकवादी है, यहाँ फोटो आपने लगा रखा है। तो आतंकवादी मेरी शक्ल सूरत, चलते फिरते आतंकवाद, ये पैदा मीडिया भी कर रही है, ब्यूरोक्रेसी भी कर रही है, जुडिशरी भी कर रही है, देश जो है किसी हाथों में गुलाम है, वो सब कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे देश को अहित कर तभी वो हो सकते हैं कर जब ये सारा डिवीजन का, क्लास कम्युनल डिवीजन देश में करते हैं। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माफी चाहता हूँ, कुछ टाइम ज्यादा ले लिया, देना पड़ा। दर्द इतना है कि बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे, इसलिए करूँ क्या। शुक्रिया। आपको और सुन सकते थे और ऐसी हमारी कोई तमन्ना नहीं थी कि हम आपको न सुनते, लेकिन कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं। हमें हमारे बीच में शहीद नकवी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और उन्हें एक दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा भी बता दो समय। आप जैसे लोगों को मैं चाहूँगा सुनने के लिए कम से कम बोल रहे हैं। साथियों, हम बधाई देंगे ऑर्गेनाइजर्स को कि इतनी खामोश फिजा में, जहां हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, जुल्म जो है जुडिशियल सिस्टम के जरिए से चारों तरफ फैला हुआ है, और हम लोग इस तरह से बेहिस्सों की तरह बैठे हैं कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारी नजर उन लोगों की तरफ तो कुछ सुलेमान साहब के जैसे या और लोगों के, आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों की तरफ से जब आवाजें उठाई जाती हैं, पहुंच तो जाती है, लेकिन जो बगैर वारंट के गिरफ्तार किए जाते हैं या जो आतंकवाद के नाम के ऊपर गिरफ्तार किए जाते हैं, कुछ कभी कभी अखबार भी एक हंगामा कर देता है, कुछ लोग भी हंगामा कर देते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, मैं तो वकालत कर रहा हूँ, 50 साल की 45 साल की मेरी प्रैक्टिस है। मैं तो हैरत में हूँ या खुदा, हम कितने बेहिस्स हैं कि इतना ज्यादा जुल्म जो हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और इसके बाद भी खामोश है। अगर मैं मिसाल देना शुरू करूं तो हैरत अंगेज बात होगी। सन 84 में मैंने कुली बाजार में एक तकरीर की थी, और उसके बाद मुनगत चौराहे पे
एक आध साल के बाद की। उसके बाद कई जगह कहा कि ये क्या हो रहा है कि एक पुलिस वाले की एक छोटी सी बुलेट चौराहे के ऊपर या मोहल्ले में या दौड़ा कर फैसला कर देती है और फर्जी इनकाउंटर्स दिखाए जा रहे हैं। आप यकीन जानिए किसी के कान पे क्यों नहीं रह रही थी। और आमतौर से एक फिजा ये बनती थी कि बदमाश मारा गया है। मैं कहता था चाहे बदमाश हो चाहे कुछ भी हो, उसको अपनी बेगुनाही का पूरा मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो बात बहुत देर में उठी, लेकिन उठी तो आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि फर्जी इनकाउंटर्स गलत हो रहे हैं। सोहराबुद्दीन हो या कोई भी हो, और सजाएं भी होना शुरू हो गई हैं। उसी तरह से न जाने कितने लोग जेल में हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और जिनको ट्रायल का मौका मिल रहा है। उनको कहने को तो वकील भी मिल रहा है और जुडिशियल सिस्टम भी उनको मिल रहा है। जज साहब भी हैं, गवाह भी है, मुद्दई भी है, वकील भी हैं। एक तरफ इधर भी वकील है, उधर भी हैं, पेशकार साहब लिख रहे हैं। लेकिन आपको अगर मैं एक मिसाल दूं, हमीरपुर में मैं एक केस कर रहा हूं कि जिसमें 12 लोग मुल्जिम और उसमें बहुत ही अहम लोग 11, उनका फैसला हो गया, वो छूट गया सर। कुछ चोटें कम थी, गोलियां कम थी, एक्सीजरेशन ज्यादा था, ज्यादा देर तक जिरा में जो होता है या जिसे कहते हैं ये एक्सपर्ट खड़ा होता है एक मामूली आदमी के सामने कि सर चली तो चलाता रहा हुआ आधा घंटा वगैरह वगैरह, तो छूट गए। उसमें एक ड्राइवर था अब्दुल रहमान रुक्कू जो रिस्पॉन्ड कर गया था। MP, MLA, उनके और तमाम लोग वो सब मुल्जिम थे और मेन हमला उन्हीं लोगों के ऊपर था। छूट गए वो सब। ये बाद में ये सोच कर कि अब तो सब छूट गए हैं, जो अलग रह गया था हासिल हो गया। आपको हैरत होगी कि 9 साल से वो शख्स जेल में है। हाई कोर्ट उसकी बेल नहीं सुनता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसकी बेल नहीं सुनता है। मैं कहता हूँ एब्सकॉन्डिंग की सजा तो 2 साल से ज्यादा नहीं होगी। असली मुकदमा तो कत्ल का है और उसने सब कुछ कहा गया है उस केस में भी जो इसमें कहा जा रहा है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर आप कानपुर में एक सिर्फ सर्वे कर लें, आपसे मैं कहूँगा कि कराइए सर्वे। बहुत ज्यादा जुल्म है, बहुत ज्यादा है। 7 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल। मेरी डायरी में केसेस मैं निकाल के दे दूंगा, आपको ज्यादा सर्वे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई नहीं सुन रहा है, न बेल हो रही उनकी, न उनका ट्रायल आगे बढ़ रहा है। प्रेस होगा यहाँ के ऊपर, हो सकता है मुझ पर कंटेम्प्ट आ जाए, लेकिन वो केस जिनमें कुछ फायदा है वो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, लेकिन जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है उनके केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ 60 लाख मुकदमे सिर्फ लोअर जुडिशरी में पेंडिंग हैं। तिवारी जी बैठे हुए हैं, हमारे जुवेनाइल कोर्ट के जज हैं और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। चिल्ड्रन का भी काम करते रहते हैं, ये खुद देखते हैं अपने आप से और जितनी मदद कर सकते हैं जुवेनाइल की कर रहे हैं। लेकिन 3 करोड़ 60 लाख मुकदमे, 11,000 वर्किंग जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, 200 वर्किंग डेज। अगर हम ये भी मान लें कि नया काम सब रोक दिया गया है और एक केस एक मैजिस्ट्रेट और जज साहब रोज निपटाने लगे हैं, तो 30-35 ईयर्स लगेंगे उसके डिस्पोजल में उन केसेस को, 1 डे पर। जबकि एक केस में कम से कम ऑन एन एवरेज 5 रोज लगते हैं। अगर माना जाए कायदे से एवरेज, किसी में 2 महीने लगते हैं, किसी में 3 दिन लग जाएंगे, किसी दिन 4 दिन लग जाएंगे। तो अगर ये मान लिया जाए कि 5 दिन है तो करीब 150-100 साल लगेंगे ये पेंडिंग केसेस को आगे बढ़ाने। और अगर हम ये कह दें
कि जो नया काम आ रहा है उसके लिए 1 दिन रख दिया जाए, और 1 दिन यानी गोया 100 दिन जो है नए काम के लिए और 100 दिन पुराने काम के लिए, तो 300 साल चाहिए। 5,000 करोड़ रुपया मौलिक साहब जमाने में दिया गया जुडिशरी को। साहब इसको कीजिए। कौन सा सिस्टम है? क्या विल ऑफ द गवर्नमेंट है? आपके ये केसेस जितने भी हैं जो निगम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, स्टेट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर फोरम और ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, लेबर कोड, ये सब माइनस कर दीजिए। ये सब मजाक हो रहा है। और मैं तो कहता हूं कभी किसी दिन किसी का अगर खून खोल गया तो न जाने क्या कर बैठेगा। ये क्या चलेगा? हालांकि मेरी आवाज में करना आप सब सुनना है। ये एक जुडिशियल सिस्टम की बात है। नए कानून बनते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वुमेन आ गया एक कानून, SC/ST एक्ट आ गया, 138 डिसऑनरिंग ऑफ चेक के ऊपर आ गया मुकदमा। सुलेमान साहब 40 लाख मुकदमे पेंडिंग हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नया कानून बना रही है तो उसके लिए नए फंड्स को एलोकेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, और वो स्टेट गवर्नमेंट उस कानून के तहत नई अदालतें कायम करेगी। डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वुमेन के बाद ठीक है, वेरी गुड एक्ट, बहुत ही अच्छा एक्ट, एक नोडल एक्ट बना दिया जिसमें बहुत सी चीजें आ जाएंगी, लेकिन लाखों मुकदमे एकदम से आ गए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया और उसके बाद केसेस डिवाइड हो गए। मैं बता रहा हूं तिवारी जी बैठे, केसेस डिवाइड हो गए, एक मेजर एक माइनर, 2 ट्रायल हो गए। तो अब जो बहुत से ट्रायल ऐसे हैं कि जो 2 हिस्सों में बट गए। अदालतें उतनी और पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। आदमी गांव से आता है और इतने इनसेंसिटिव ऑफिसर्स हैं कि अगर कहीं उसको जो सतुआ बांधकर लोगों को 5, 6, 7, 10 लोगों को अगर आप तो मैं कह दूं कि आज आपको बिल्हौर जाना है और फिर मैं कहता साहब परसों फिर चले जाइएगा, और मैं फिर कहता हूँ 15 दिन के बाद फिर चले जाइएगा। अभी मेरे पास इतना पैसा कहाँ भाई कि मैं रोज बोलता हूँ। आप यकीन जानिए कितने गुर्बत में लोग आते हैं, आने के बाद बैठते हैं और बैठने के बाद तारीफ लेते हैं, और कभी कभी तो उनके सर जो वारंट्स हो जाते हैं कि मालूम फिर पूरी कहानी वो पढ़ रहा है, 20, 25, 30 लोगों को लेकर आ रहा है। एक मैजिस्ट्रेट के यहाँ 300 मुकदमे लगते हैं, 150 अंदर फाइलों से मिलता है तारीखें, यानी वो भी मजिस्ट्रेट बाद में दस्तखती होता नहीं, कभी जाते हैं आप साहब दस्तखती में है तो साहब दस्तखती में है और वो चला साहब दस्तखती चल रही है, 300 दस्तखती वो करते हैं, 300 फाइलें 150 अदालत के अंदर और 150 हम। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कब तक खामोश रहेंगे लोग। कि बहुत खुशी की बात है कि कम से कम कुछ लोग तो इन सवालों को उठा रहे हैं, तो मुंह खुल रहा है, तो सांस निकल रही है। 300 मिनट से ज्यादा मैजिस्ट्रेट की वर्किंग नहीं होती है। अगर एक फाइल पे वो 1 मिनट भी दे रहा है तो सिर्फ तारीखें तो दे रहा है, और उसके बाद इतना बड़ा खबरा आ रहा है मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करता आपके पास, ले आओ आज तो उन्होंने ये भी कह दिया, ये भी करो। अभी तक तो वही एक बंदी लिस्ट आती थी, आज न जाने कौन क्या क्या उसमें लिख कर आ गया। अब वो लिस्ट को पूरी करें, इसलिए रखते हैं 300 केस, किसी से 20, किसी से 30, किसी से 50। ये क्रूड फॉर्म ऑफ करप्शन है जो नजर आ रहा है। जो क्रूड फॉर्म नहीं है वो नजर नहीं आ रहा है, वो नहीं नजर आ रहा है। और अगर उसको आपको वाकई में देखना है तो आप 5-6 लोगों को मैं आपको बता दूंगा। किसी मजिस्ट्रेट की शादी हो, कोई फंक्शन हो, किसी जज के यहाँ कोई शादी हो, किसी के यहाँ कोई मर जाए मजिस्ट्रेट जज साहब के यहाँ,
किसी बड़े अधिकारी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के, उन 5 लोगों के मैं आपको शिनाख्त करा दूं तो हर जगह वो नजर आ जाएंगे। वो सबसे मतलब सम्माननीय इनवाइटीज हैं, इस तरह के वो सब जगह नजर आते हैं। तो मेरा कहना तो ये भी प्रूफ फॉर्म है जो हम लोग देख रहे हैं अदालतों में। लेकिन जब फसाद होते हैं और फसाद होने के बाद जब मुजरिम बनाए जाते हैं, वो मुजरिम नहीं होते जो होते हैं, वो तो उनको पकड़ कर खड़ा कर देते हैं। जब प्रोजेक्ट्स आते हैं और जमीनें एक्वायर की जाती हैं और डैम बनते हैं, उनको तो बेचारों को पता भी नहीं चलता, उनके तो खून का भी पता नहीं चलता कहाँ गया। वो तो खाक नशीन लोग हैं। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि वक्त काफी मैं ले रहा हूँ। एक थोड़ी सी मुझे एकदम याद आ गया था अभी बैठे बैठे कि 2-4 पंक्तियां हैं। कहीं भी कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है खून का निशान, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है खून का निशान, न दस्त नाखून कातिल, न आस्ती पे निशान, न खाक पर कोई धब्बा, न बाम पर कोई दाव, पुकारता रहा बेआसरा यतीम लहू, किसी को गहरे समाज, न वक्त था न दिमाग, न मुद्दई न गवाही, हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था, सर पे खाक हुआ। उसका तो पता भी नहीं चलता, उसका तो मुकदमा भी नहीं चलता, उसका वो भी नहीं होता। और जब फसाद में लोग आ जाते हैं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो जाने कौन थे? अंधेरी रात में घुसकर मेरी कुटिया को लूटा था, मेरे बच्चों को मारा था। वो चेहरे अब कहाँ हैं जहन में महफूज जैसा, वो चेहरे अब कहाँ हैं जहन में महफूज जैसा। हाँ इतना याद है मुझको, किसी जंगल से आए थे। शुक्रिया। मुझे भी याद आ गई एकदम। शुक्रिया नकवी साहब, क्या फरमाया है। और आपने तो बिल्कुल जो है लोगों की रूह झकझोर दी, इस तरीके की बात कही, मजा आ गया। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में मंजर साहब हैं, हमें और वो भी अपनी बात रखें। और मैं एक बार पुनः गुजारिश करूंगा कि नकवी साहब जैसे वरिष्ठ लोगों से भी मैंने निवेदन किया और आपसे भी कहूंगा कि कोशिश करें कि सीमित समय में अपनी बात पूरी करें ताकि और लोगों को भी सुनने का मंदिर को कर दें। हाँ, क्या बात करिए। मैं मंचा सिंह शहीद नकवी साहब को और सुलेमान साहब, HNI की पूरी टीम और जनाब के राय साहब और उपस्थित तमाम एक्टिविस्ट और HNI के बुलावे पर आए तमाम जागरूक साथियों को अभिवादन करता हूँ मंच से। जुडिशियल सिस्टम पर बहुत बातें हो चुकी, मैं अपनी बात 2 पंक्तियों में कहूंगा। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में आएगा। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में आएगा। मगर मेरे साथियों, इन तमाम हालात के बावजूद हम जिस मिशन को आपके सामने लेकर आए हैं कि किराए जैसे साथी ने एक बात बहुत यहाँ जिम्मेदारी से कही कि सिर्फ अदालत में ही हमको नहीं लड़ना है, बल्कि अपनी बात को लेकर के सड़कों पे भी जाना है। इसलिए आपके पास तो मौके है। जेल में जो लोग बंद हैं उनको तो सहमे रहते हैं कि अगर वहां हम कोई आवाज उठाएंगे तो आपको बेड़ी पहना दी जाएगी, हम को तन्हाई कर दी जाएगी, जेलर का खौफ, डंडे का खौफ, इसलिए वो चुप रहते हैं। आप पढ़े लिखे सब वकील हैं, बहुत से बहुत जज साहब, अगर आप अपने नाम से शिकायत करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस पर असर पड़ेगा, आपको वो डिस्कशनरी फायदे नहीं मिलेंगे जो जिनकी आप अपनी वकालत चमकाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आपके पास मौके तो है, उसके
उसका आप हलफनामा बनाकर के वो सारे पॉइंट जिससे एक जन की पकड़ होती है, एक बड़े आदमी की जमानत उसी पॉइंट पर 90 दिन के बाद हो जाती है और गरीब आदमी की नहीं हो जाती है, तो वो सारे गुमनाम न सही आप अपने मुवक्किल के हलफनामे, पैरोकार के हलफनामे से शिकायत हाईकोर्ट भेज सकते हैं। हमको खामोशियां तोड़नी होंगी और इस तरीके से दबाव बनाना होगा। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में समेटते हुए एक बात आपको कहना चाहूंगा कि मुझे भी जेल रहने का काफी अनुभव एक बार धोखे से मिल गया, इसलिए कि मैं तब पीयूसीएल और एचआरएन से नहीं जुड़ा था, शहर में माइनॉरिटीज और दलित के मुद्दे पे काम करता था और अपनी जायज बात हर तरीके से प्रशासन से मंगवा लेता था। नतीजा ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जब वो चल रहा था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद, तो अक्टूबर सन 90 में कल्याण सिंह साहब रथ लेके आए बांदा बार्डर और वहां से उनको अरेस्ट किया, उन पर लगा दिया हिंदुइज्म का आरोप और मुझ पर लगा दिया कि मैं बाबरी मस्जिद का झंडा उठाए हुए था और इस तरीके से मुझ पर भी रास्ता लगा दिया, उन लोगों पर भी रास्ता लगा दिया। तो मैं जब जेल गया, जबकि मेरे उस्ताद रामकुमार शास्त्री थे, मुंशी मनोज कुमार था और मेरा कुलीग राम गोपाल सिंह